प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपन बात करें खिलजी वंश की। खिलजी वंश में अपन ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बातें कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और जलालुद्दीन खिलजी का वध करके या उसकी हत्या करके और कौन से साम्राज्य को प्राप्त करता है, खिलजी वंश का क्या बनता है, सम्राट बनता है। देखिए, इतिहास के अंदर इंपॉर्टेंट शासकों में इनका नाम है जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात करें। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए, अब मैं अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम नहीं लिखूंगा। अलाउद्दीन खिलजी का जब भी नाम आएगा तो मैं एक के लिख दूंगा शॉर्ट में, तो आपको ध्यान रहे कि किसकी बात चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जानकारी है कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। एक तो है अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह। दूसरा है बरनी का तारिक ए फिरोज शाही। और एक है इब्न बतूता, और इब्न बतूता का है रहेला। इससे अपने को क्या मिलता है, जानकारी मिलती है किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मूल नाम जो इसका है वो है अली गुरशक। मूल नाम अली गुरशक। इसका जन्म है ये 1266 के अंदर सिरसा में हुआ था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक है ये जो हुआ इसका राज्याभिषेक, ये लाल महल में हुआ, जो बलबन द्वारा बनाया गया था। लाल महल में रुकनुद्दीन को हटाता है ये, इसका बेटा था रुकनुद्दीन जलालुद्दीन का, तो रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट है बलबन ने दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का साम्राज्यवादी युग है, ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं। अब देखें इसकी उपाधियां देखेंगे। उपाधियां हैं, इनकी उपाधियों के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो उपाधि है सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। दूसरी उपाधि है सल्तनत का समुद्रगुप्त। ये उपाधि कौन देता है, इतिहासकार लेनपुल है, ये उपाधि इसको देता है। नेक्स्ट है नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये उपाधि धारण करता है। ये होता है खलीफा का नायब। खलीफा का नायब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यामीन उल खिलाफत। ये होता है खलीफा का दायां हाथ। खलीफा का दायां हाथ की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट है भाग्यवादी व्यक्ति, ये कौन कहता है इसको, अमीर खुसरो है
इसामी, ये इसको भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट और कौन सी उपाधि धारण करता है? विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान। आगे देखिए और उपाधियां देखते हैं इसकी। देखिए अपन बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल था। अमीर खुसरो की खजानुल फुतूह, बरनी की तारीख फिरोजशाही और इब्न बतूता का रेहाला नामक जो ग्रंथ है, ये इससे क्या मिलती है? जानकारियां मिलती हैं। कौन से सम्राट के बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मूल नाम क्या था? अली गुरशक। जन्म का हुआ सिरसा के अंदर 1266 में। राज्याभिषेक कहाँ पर किया? लाल महल के अंदर। लाल महल के अंदर जलालुद्दीन के बेटे रुकनुद्दीन को हटा करके गद्दी से। बलवन है, ये क्या कहता है कि बलवन के समय दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण का युग था। बलवन के समय दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण का युग था। तो अलाउद्दीन का जो समय था, ये साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन का समय जो था, ये साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ था। दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है। यानी बलवन के समय दिल्ली का सुदृढ़ीकरण हुआ और अलाउद्दीन के समय साम्राज्यवादी नीति है ये अपनाई है, साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ। दिल्ली का सल्तनत का विस्तार प्रारंभ होता है किसके समय? अलाउद्दीन के समय। अब उपाधियां देखते हैं। सिकंदर द्वितीय की उपाधि, सल्तनत का समुद्रगुप्त की उपाधि लेन पुल देता है। नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का नायब, यामिन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाया हाथ, और भाग्यवादी व्यक्ति यानी इसको भाग्यवादी व्यक्ति हैं, यह कौन कहते हैं? अमीर खुसरो और इसामी है, इसे भाग्यवादी व्यक्ति के नाम से जानते हैं। और देखिए इसकी उपाधियां हैं, अपने को कहाँ से मिलती हैं उपाधियां और कौन कौन सी हैं? उपाधियों में अपन बात करते हैं तो देखिए विश्व का सुल्तान कहा गया इसे। विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, युग का विजेता कहा गया, जनता का चरवाहा कहा गया, पृथ्वी के शासकों का, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा गया। कौन कहता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है, ये कहता है इसको। अमीर खुसरो जो है ये सारी उपाधियां देता है इसको। जोधपुर, जोधपुर के संस्कृत शिलालेख, जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में इसको देवतुल्य शौर्य से, देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त किया, ये कहा गया ऐसा। नेक्स्ट है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब है, ये क्या कहता है? मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हुआ। मध्यकालीन भारत की राजनीतिक इतिहास है, यह प्रारंभ किसके समय हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय हो गया। अब है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। ये क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी को भारत का प्रथम तुर्की सम्राट बताता है। भारत का पहला तुर्की सम्राट बताता है। और इसकी जो तुलना है, तुलना इसकी किससे करता है? जर्मनी के बिस्मार्क से करता है। जर्मनी के बिस्मार्क से क्या करता है? इसकी तुलना करता है। तो इसकी उपाधियां देखिए। उपाधियों में अपन बात करें, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, कौन कहता है इसको? अमीर खुसरो कहता है।
जोधपुर का एक संस्कृत शिलालेख है और इसके ऊपर लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी को अत्याचारों से क्या करता है, मुक्त करता है। ये कौन से अभिलेख में साहब? जोधपुर के अभिलेख में। मोहम्मद हबीब है, ये क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था यह मध्यकालीन भारत की राजनीति का प्रारंभ था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम तुर्की सम्राट था और इसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की गई। जर्मनी के बिस्मार्क से की गई। किसकी तुलना? अलाउद्दीन खिलजी की तुलना। तो ये इसकी कुछ उपाधियों के बारे में ही अपन चर्चा कर रहे हैं, किसने क्या कहा। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रमुख शासक हुआ है मध्यकालीन भारत में, तो डिटेल से पढ़ना जरूरी है इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वुलजले हेग। वुलजले हेग ये क्या कहता है? अलाउद्दीन के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है स्मिथ है, यह एके का शासन है, यह लज्जापूर्ण बताता है। क्या बताता है? लज्जापूर्ण बताता है। तो ये जो थे ये इसके कुछ उपाधियां थी। देखिए वुलजले हेग है, इतिहासकार है, ये क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। स्मिथ क्या कहता है? अलाउद्दीन का शासन था, ये क्या था? लज्जापूर्ण था। अलाउद्दीन का शासन क्या था? लज्जापूर्ण था। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए इसके सेनापति, इसके मुख्य सेनापति चार थे। देखिए एक तो था इसका भाई, और भाई का नाम क्या था? इसके भाई का नाम था असलम बेग, और इसको कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि, उलूग खां की। दूसरा जो था ये था नुसरत जलेसरी, और इसको नुसरत खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है यूसुफ हजबरुद्दीन को जफर खां की उपाधि दी थी, और संजर को अल्प खां की उपाधि दी थी। और एक इसका मित्र और दिल्ली का कोतवाल अलाउ उल मुल्क, ये क्या था? दिल्ली का कोतवाल था और इसका मित्र भी था। देखिए इसके सेनापति चार थे जो इसके विश्वास पात्र सेनापतियों में हैं। एक तो इसका भाई है असलम बेग, जिसको उलूग खां की उपाधि प्राप्त थी। एक था नुसरत जलेशरी, जिसको नुसरत खां की उपाधि थी। और एक था यूसुफ अजबरुद्दीन, जिसको जफर खां की उपाधि थी। ये जफर खां था जो मंगोलों के विरुद्ध इसका प्रमुख सेनापति सिद्ध होगा। एक है संजर को अलप खां की उपाधि थी, इसका मित्र था, और ये दिल्ली का कोतवाल भी था, जिसका नाम था अलाउ उल मुल्क। देखिए आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद इसने दो घोषणाएं की। शासक बनने के बाद दो घोषणाएं की। शासक बनने के बाद दो घोषणाएं की सर उसने। एक तो
विश्व विजय करने की, और दूसरा है नए धर्म की स्थापना की। और ये दोनों ही रद्द हो जाती हैं इसका मित्र व दिल्ली का कोतवाल अलाउ उल मुल्क की सलाह पर ये योजनाएं त्याग देता है, योजनाओं क्या कर देता है, त्याग देता है। अब देखिए विद्रोह, इसके समय विद्रोह हैं, ये कौन कौन से होते हैं। पहला विद्रोह होता है नवीन मुसलमानों का विद्रोह, जो मंगोल थे। ये देखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रथम विद्रोह था, और ये विद्रोह था गुजरात से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर। देखिए भी आगे देखिए, दूसरा जो विद्रोह है ये है अकत खां का विद्रोह। अकत खां का विद्रोह दूसरा है। ये अकत खां जो था ये अलाउद्दीन का क्या था, भतीजा था। तीसरा जो है अलाउद्दीन का भतीजा था, और रणथंबोर अभियान के समय अलाउद्दीन को मारने का प्रयास। नेक्स्ट है उमर। ये जो था बदायूं का इक्तादार था, और एक है मुंगू खां, ये है अवध का इक्तादार, और ये दोनों के दोनों हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के भांजे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के भांजे, इन्होंने भी क्या किया था, विद्रोह किया था। अब है आजिम मौला का विद्रोह। ये चौथा विद्रोह है इसके शासनकाल का। यह है इल्तुतमिश के वंशज शाहजहां को सुल्तान बनाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दोनों को मरवा दिया, नेक्स्ट देखिए, आगे अपन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी है, ये विद्रोह में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी, विद्रोह से आगे देखेंगे अपन। देखिए शासक जब बनता है अलाउद्दीन खिलजी तो दो घोषणाएं करता है, एक तो विश्व विजय करने की और एक नया धर्म बनाने की। इसका मित्र था जो दिल्ली का कोतवाल था अलाउ उल मुल्क, इसके कहने के ऊपर इन दोनों योजनाओं को त्याग कर देता है, खून कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अब विद्रोह होता है नवीन मुसलमानों का विद्रोह, जो मंगोल थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का पहला विद्रोह था 1299 में। विद्रोह होता क्यों है, 1299 में नुसरत खां है, यह अलाउद्दीन का सेनापति बनकर गुजरात जाता है और गुजरात पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और यहाँ से प्राप्त धन को लेकर के नुसरत खां और केहब्रू तथा मोहम्मद खां जो मंगोल नेता थे उनके मध्य क्या हो जाता है, केहब्रू के साथ में कौन था, मोहम्मद खां था, और दूसरी तरफ कौन था, नुसरत खां, जो धन के बंटवारे को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और यहाँ पर जो है बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बेगुनाह लोगों का रक्त बहाया था जितना कि मिस्र के फराहों ने भी
नहीं बहाया होगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा विद्रोह है अकद खा करता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। रणथंबोर अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है उमर बदायूं का इक्तादार था। मुंगू अवध का इक्तादार था। ये दोनों के दोनों भांजे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने भी विद्रोह किया था। तीसरा विद्रोह होता है। चौथा जो विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये होता है हाजीमौला का विद्रोह। यह इल्तुतमिश के वंशज शाहजहां को और सुल्तान बनाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी है ये हाजीमौला और शाहजहां दोनों को भी क्या करवा देता है? मरवा देता है। आगे देखिए, ये बातें होंगी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोहों के बारे में। विद्रोह के बारे में बात होगी। देखिए, विद्रोह के बाद में अपन देखें तो विद्रोह के दमन हेतु 4 आदेश। विद्रोह दमन हेतु 4 आदेश है। यह है अलाउद्दीन खिलजी पारित करवाता है। कौन कौन से? गुप्तचर प्रणाली का गठन करता है। दूसरा है अमीरों का आपसी मेल व आपसी विवाह बंद करवा देता है। तीसरा, दिल्ली के अंदर मद निषेध कर देता है, शराबबंदी। नेक्स्ट है अमीरों की संपत्ति है यह है जब्त कर लेता है। ये 4 आदेश निकाले इसने। अब देखिए इसका राजत्व जो सिद्धांत है, राजत्व का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया और नियामते खुदाई घोषित किया अपने आप को, यानी ये ईश्वरीय सिद्धांत है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को खजाइन उल फुतूह में विश्व का सुल्तान व विश्व जनता का सरवाहा बताता है। जनता का चरवाहा बताता है, उपाधियां देता है इसको। नेक्स्ट है प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से क्या कर दिया था? अलग किया था। धर्म को राजनीति से अलग किया, यानी धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करी। धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या कर दी? स्थापना इसने करी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और इसी बीच बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से वार्तालाप होती है इसकी। नेक्स्ट है खलीफा से मान्यता ली। खलीफा से मान्यता प्राप्त की। खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अब मंगोल नीति के बारे में देखेंगे। देखिए, विद्रोहों
का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत से विद्रोह हुए और इस विद्रोह के दमन करने के लिए इसने 4 आदेश पारित किए। एक तो है गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, अमीरों का आपसी मेल मिलाप और विवाह करने पर पाबंदी लगा दी, दिल्ली के अंदर शराबबंदी कर दी और अमीरों की संपत्ति कुर्क कर दी, जब्त कर दी। राजत्व सिद्धांत जो था इसका, इसने स्वयं ने जिले इलाही और नियामत खुदाई है अपने आप को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा अपने आप को। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी को खजाइन उल फुतूह में विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहता है। यानी इससे इसका राजत्व सिद्धांत है ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत जो था ये है देवीय सिद्धांत के ऊपर आधारित था कि राजा के अंदर देवता के क्या होते हैं, गुण होते हैं। अब अपन बात करते हैं तो देखिए पहला ऐसा शासक है जिसने धर्म को राजनीति से क्या कर दिया था, अलग किया था, धर्म को राजनीति से अलग किया। और प्रथम शासक है जिसने धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अब है अलाउद्दीन खिलजी है ये निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और यहाँ पर बयाना के काजी मुगुसुद्दीन के साथ में इसका वार्तालाप होता है और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात होती है, मुगुसुद्दीन से कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक पक्का मुसलमान हूँ और इस प्रकार के आदेश देता हूँ जिसमें कई हजारों की जाने जाती हैं, लेकिन जो राज्य के लिए न्याय संगत बात होगी तो उसके लिए मैं इस प्रकार के आदेश देता रहूंगा। खुदा मेरे साथ में अंतिम दिन क्या व्यवहार करेगा इस चीज का मुझे पता नहीं है। तो ये जो बात है ये कौन किससे कहता है, मुगुसुद्दीन से। कौन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है। मुगुसुद्दीन काका काजी था, बयाना का काजी था और खलीफा से क्या कर लिया था इसने, मान्यता प्राप्त की ली, मान्यता प्राप्त की थी खलीफा से। आगे खलीफा से मान्यता प्राप्त की, खलीफा से मान्यता प्राप्त। आगे अपन बात करेंगे तो देखेंगे मंगोल आक्रमणकारी नीति, मंगोल आक्रमण नीति, मंगोल नीति। मंगोल नीति देखिए इनकी, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक आक्रमण होते हैं। मंगोलों के कितने आक्रमण होते हैं, 6 आक्रमण होते हैं। ये देखिए 6 आक्रमण होते हैं और इनके प्रति जो नीति थी ये थी, मंगोलों के प्रति नीति रक्त और युद्ध पर आधारित थी, युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति, अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। पहला आक्रमण है ये कब हुआ, 1296 में। मंगोल नेता कादर खां था और इसका नेतृत्व अलाउद्दीन की तरफ से किसने किया, जफर खां व उलूग खां ने, उलूग खां ने किया था। दूसरा जो आक्रमण हुआ ये 1297-98 में हुआ, 97-98 के अंदर हुआ। इसका नेता जो था ये था साल्दी, साल्दी नेता था। दूसरे आक्रमण है जफर खां, जफर खां के द्वारा हारता है ये जफर खां। नेक्स्ट है तीसरा 1299 कुतलुक ख्वाजा, कुतलुक ख्वाजा, जफर खां, कुतलुक खां और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पर क्या करता है, नेतृत्व करता है। चौथा जो है देखिए इसके अंदर जफर खां मारा जाता है, जफर खां मारा जाता है। जफर खां सबसे सफल नेता था और जफर खां है इसे भारत का रुस्तम भी कहते हैं, भारत का और रुस्तम भी इसे कहा जाता है। चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे आक्रमण होगा 1303 के अंदर तारदी
तारगी बेग, तारगी बेग पहला अवसर था जिसमें मंगोल सेना है यह दिल्ली तक आ गई, दिल्ली तक आ गई। पांचवा अवसर है तो 1305 में आक्रमण हुआ। यहाँ पर अली बेग व तारगी बेग दोनों थे। इसमें मलिक नायक के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण किया गया और इन दोनों को पकड़ करके अली बेग और तारदी बेग को पकड़ करके शीरी के किले की दीवार में चिनवा दिया गया। शीरी के किले की दीवार में दोनों को क्या कर दिया गया, चिनवा दिया गया। आगे देखिए छठा आक्रमण है 1306 में इकबाल मंदा और कबक खां के द्वारा आक्रमण किया गया और इसका अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व मलिक काफूर व गाजी मलिक ने किया था। 1304 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। मंगोलों के विरुद्ध रक्षा हेतु राजधानी है ये किसे बनाया गया, सीरी को। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 आक्रमण होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा होते हैं। और कितने आक्रमण होते हैं, 6 आक्रमण होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति रक्त और युद्ध की नीति अपनाई, यानी रक्त और युद्ध की नीति में अग्रगामी नीति है यह अपनाता है। पहला आक्रमण 1296 में होता है। मंगोल नेता कादर खां रहता है और अलाउद्दीन खिलजी के नेता जफर खां और उलू खां रहते हैं। दूसरा आक्रमण 1297-98 में साल्दी के नेतृत्व में होता है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो नेता होते हैं वो कौन होता है, जफर खां होता है। 1299 के अंदर कुतलुग खां है, ये होता है आपका मंगोल नेता और यहाँ पर जफर खां, उलू खां और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं क्या करता है, नेतृत्व करता है। तीसरे युद्ध के अंदर जफर खां है यह मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सेना नायक था मंगोलों के विरुद्ध, सबसे सफल सेना नायक था मंगोलों के विरुद्ध कौन, जफर खां, और इसे भारत के अंदर रुस्तम भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1303 के अंदर तारदी बेग के नेतृत्व में मंगोल सेना दिल्ली तक आ जाती है। पहली बार दिल्ली तक आ गई थी क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी है यह उत्तर भारत के चित्तौड़ अभियान पर विजयी रहता है। 1305 के अंदर अली बेग व तारदी के नेतृत्व में मंगोल सेना है यह युद्ध करती है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है वो कौन होता है, मलिक नायक होता है। और यहाँ पर इन दोनों को, अली बेग और तारदी को शीरी के किले में कैद करवा दिया जाता है। नेक्स्ट दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है दोनों को, अली बेग और तारदी बेग को। 1306 के अंदर इकबाल मंदा और कबक खां है ये आते हैं मंगोलों की तरफ से और मलिक काफूर और मलिक गाजी है ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से युद्ध करते हैं। यह मंगोलों का अंतिम आक्रमण था। इसके बाद मंगोल हैं यह भारत की तरफ नहीं आते हैं क्योंकि इन दोनों का जो प्रतिरोध है, प्रतिकार है, बड़ा ही जोर शोर से किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो मंगोल दोबारा आंख उठाने की कोशिश नहीं करते। 1304 में शीरी का किला बनाता है अलाउद्दीन खिलजी और इसको अपनी राजधानी बना लेता है और यह शीरी का किला मंगोलों के खिलाफ जो सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण किला था। तो ये बात हो गई मंगोलों की। आगे देखिए भी, मंगोल आक्रमण की बात हो गई। मंगोल आक्रमण के बाद में अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अभियानों में पहले देखते हैं उत्तर भारत।
और उत्तर भारत में देखेंगे, पहला है गुजरात। 1299 गुजरात का शासक कर्ण बघेल और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ये रहते हैं उलूग खां और नुसरत खां। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रथम विजय अभियान था, आगे देखिए यहाँ पर कर्ण बघेल की पत्नी है, ये थी कमला देवी और इसकी पुत्री है देवल रानी। कमला देवी के साथ में विवाह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कर लेता है और देवल रानी के साथ में विवाह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां है यह करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर नुसरत खां को मलिक काफूर मिलता है और मलिक काफूर को नुसरत खां है ये 1000 दिनार में खरीदेगा और इतिहास में इसको 1000 दिनारी भी कहा जाएगा मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक महत्वपूर्ण सेनापति बनेगा अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पे है रणथंबोर अभियान। कब का है? 1301 का है। शासक कौन था? अमीर देव। किसने किया आक्रमण? उलूग खां व नुसरत खां। नेक्स्ट है अमीर। जानकारी के स्रोत देखेंगे, अमीर महाकाव्य और अमीर रासो के अंदर पता चलता है कि यहाँ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस अभियान के अंदर नुसरत खां है यह मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अभियान का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। यहाँ पर देखेंगे अमीर खुसरो भी इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ में था और अलाउद्दीन की इस युद्ध में विजय होने पर कहेगा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट है अमीर की पत्नी रंग देवी है, ये क्या करेगी? जोहर कर लेगी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की तारीखे अलाई में फारसी जोहर का पहला साक्ष्य। पहला साक्ष्य है जोहर का पहला साक्ष्य। देखिए अभियान देखिए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अभियान होते हैं। उत्तर भारत अभियान की अपन बात करें तो पहला अभियान है ये गुजरात पे होता है। पहला अभियान कहाँ होता है? गुजरात पे। 1299 में। शासक कौन था? कर्ण बघेल। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां व नुसरत खां थे। ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला विजय अभियान था। यहाँ का शासक कर्ण बघेल, जिसकी पत्नी का नाम था कमला देवी और इसकी पुत्री का नाम था देवल रानी। कमला देवी के साथ में विवाह कौन कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। और देवल रानी के साथ में विवाह कौन करता है? खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा रहता है। यहाँ पर नुसरत खां को मलिक काफूर जो है इसको ये 1000 दिनार में खरीदता है और मलिक काफूर को इतिहास के अंदर 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर एक हिंदू जड़ा था जिसने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी के सफल
सेनापतियों में इसका नाम गिना जाता है। दूसरा अभियान रणथंबोर का 1301 के अंदर। अमीरदेव यहाँ का शासक अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खां और उलुग खां थे। जानकारी कहाँ से मिलती है? अमीर महाकाव्य अमीर रासो से और तारीख अलाई से भी जानकारी मिलती है। नुसरत खां इस अभियान में मारा जाता है। अलाउद्दीन स्वयं इसका नेतृत्व करता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार होने के बाद में अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का मतलब धर्म विरोध, धर्म का विरोध, मुसलमान धर्म का विरोध करने वाला जो दुर्ग है ये इस्लाम का घर हो गया। अमीर देव की पत्नी ने जोहर कर लिया। अमीर खुसरो की तारीख अलाई के अंदर जो फारसी की पुस्तक है इसके अंदर जोहर का पहला साक्ष्य मिलता है। जोहर का पहला साक्ष्य मिलता है 1301 में रणथंबोर के अंदर। तो ये बात होगी आपकी रणथंबोर अभियान और गुजरात अभियान। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के और अभियान हैं, ये अपन देखते हैं। चित्तौड़ अभियान देखिए अपन। चित्तौड़ की बात करें तो तीसरा अभियान 1303 के अंदर। शासक कौन है? रतन सिंह। इस अभियान का नेतृत्व है यह स्वयं करता है अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह की रानी पद्मिनी थी। रतन सिंह की रानी पद्मिनी। यहाँ पर अधिकार किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। और इस चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतुओं के अंदर पद्मिनी का वर्णन है। पद्मिनी का वर्णन है। यहाँ पर जो सेनापति रहते हैं रतन सिंह के गोरा व बादल, जो पद्मिनी के चाचा भतीजा थे। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पे है मालवा यानी मांडू। 1305 में आक्रमण होता है। मालवा का शासक था महलक देव और यहाँ पर अलाउद्दीन का सेनापति आइन उल मुल्क है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ये क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। 5वें नंबर पे देखिए सिवाना। 1308 में शीतलदेव यहाँ का शासक रहता है और कमालुद्दीन गुर्ग है ये नेतृत्व करेगा अलाउद्दीन की तरफ से। और अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतू व कन्नड़ देव प्रबंध जो पद्मनाभ की है इससे जानकारी मिलती है। सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? खैराबाद रख दिया गया था। अब देखिए जालोर पर आक्रमण 1311। शासक कौन था? कन्नड़ देव। नेतृत्व कौन करता है? कमालुद्दीन गुर्ग। और जलालाबाद इसका नाम रख दिया जाता है। यह है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत की अंतिम विजय थी या अंतिम अभियान था। अब अपन दक्षिण भारत के अभियान हैं इनको पढ़ेंगे। चित्तौड़ देखें साहब। 1303 में रतन सिंह शासक था। नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसके बारे में तमाम जो जानकारी है आप राजस्थान के जीके के अंदर या राजस्थान की क्लासें हैं वो भी मैंने डाल रखी हैं। राजस्थान का पूरा इतिहास डाल रखा है और मेवाड़ का राजवंश आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको
सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए, इसकी रानी पद्मिनी थी। पद्मिनी की सुंदरता पर कामुक होकर भी कई इतिहासकार बताते हैं कि आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख देता है। पद्मिनी के द्वारा जोर कर लिया जाता है। अमीर खुसरो खजाइनुल फुतूह के अंदर पद्मिनी का वर्णन करता है, वही वर्णन करता है कि कहाँ की थी पद्मिनी और किस प्रकार से ये कामुक होता है अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर आक्रमण करता है, सारी बातें। सेनापति है यह गोरा बादल है, ये रहते हैं किसके, रतन सिंह के, जो पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे। इसके बाद में मालवा की बात करें तो मालवा मांडू 1305 के अंदर आक्रमण होता है। यहाँ का शासक कौन था, मेलक देव। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा। शिवाना है, ये 1308 में शासक कौन रहता है, शातल देव या शीतल देव। और कमालुद्दीन गुर्ग है, ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण करता है। अमीर खुसरो व कानड़ देव प्रबंध जो पद्मनाभ की है, इससे अपने को शिवाना आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। शिवाना का नाम बदल के अलाउद्दीन ने क्या रख दिया था, खैराबाद रख दिया था। जालोर है, इस पर आक्रमण 1311 में होगा। जालोर का शासक कानड़ देव था। कमालुद्दीन गुर्ग है, यह अलाउद्दीन का नेतृत्व करेगा। इसका नाम बदलकर जालोर का नाम क्या रख दिया जाएगा, जलालाबाद। यह अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की अंतिम विजय थी। इंपॉर्टेंट बात है कि अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की अंतिम विजय कौन सी थी, जालोर। तो ये बात होगी अपने उत्तर भारत की। अब अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के, वो अपन पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान देखिए भी, दक्षिण भारत के अभियान है अलाउद्दीन खिलजी। पहला अभियान देवगिरी पर आक्रमण होता कब, 1306-7 के अंदर। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण, सफल आक्रमण, सफल आक्रमण होता है। राजा कौन होता है यहाँ का, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली और अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री, अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री का नाम है जल्लापल्ली, पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया अलाउद्दीन के साथ में। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी, रायन की उपाधि दी और नवसारी का जिला है यह भेंट किया। नेक्स्ट है 1313 के अंदर रामचंद्र का पुत्र है शंकर देव, यहाँ का शासक होगा और यह विद्रोह कर देगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। 1313 में पुनः आक्रमण होगा, यहाँ पर पुनः आक्रमण होगा और इस बार इसको दिल्ली के अंदर इसका क्या कर लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा। किसका, देवगिरी का विलय कर लिया जाएगा। 2 नंबर पे देखें वारंगल अभियान। वारंगल अभियान तो है मलिक काफूर के द्वारा और होगा कब, 1309 में होगा। इससे पूर्व आक्रमण 1303 में मलिक छज्जू के नेतृत्व में होता है, मलिक छज्जू के नेतृत्व में। दक्षिण भारत, दक्षिण का प्रथम आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी के समय का, असफल आक्रमण होता है। यहां पर काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव
द्वितीय शासक था, जिसकी राजधानी थी वारंगल यानी तेलंगाना। नेक्स्ट है रुद्रदेव ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली और कोहिनूर हीरा है ये दिया और स्वयं की सोने की मूर्ति गले में जंजीर डाले हुए दी। नेक्स्ट है ओयसल अभियान है 1310 में मलिक काफूर करेगा। वल्लाल थर्ड यहाँ का शासक था और इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। चौथा है मदुरा अभियान 1311 का है। मलिक काफूर इसका नेतृत्व करेगा। यहाँ पर दो भाई थे, वीर पांडे व सुंदर पांडे, दोनों में उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था और इसका फायदा उठा करके मदुरा को काफिर ने लूटा तथा रामेश्वरम मंदिर को नष्ट कर दिया और इसकी जगह इसको मस्जिद बना दिया। धन प्राप्ति की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अभियान था। देखिए दक्षिण भारत के अभियान है ये। देखिए देवगिरी के ऊपर आक्रमण की बात करें तो 1306 से 7 के मध्य देवगिरी पे आक्रमण हुआ। दक्षिण भारत का पहला सफल आक्रमण था ये। यहाँ का शासक रामचंद्र देव था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी जल्यापल्ली का विवाह किसके साथ में कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रायन की उपाधि दी, नवसारी का जिला दे दिया। 1313 में रामचंद्र का बेटा शंकरदेव शासक बनता है और शंकरदेव है यह है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो है यह है जो अधीनता की नीति नहीं अपना पाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर पुनः आक्रमण कर देता है और इस बार देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया जाता है? विलय कर लिया जाता है। वारंगल अभियान मलिक काफूर ने किया था 1309 के अंदर। इससे पूर्व 1303 के अंदर मलिक छज्जू के नेतृत्व में वारंगल अभियान होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत का पहला अभियान है ये कहां पर होता है? वारंगल पे होता है। वारंगल में काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासक था और इसकी राजधानी वारंगल थी जो वर्तमान तेलंगाना में है। काफूर की अधीनता स्वीकार कर लेता है प्रताप रुद्रदेव और कोहिनूर हीरा भेंट करता है। स्वयं की सोने की मूर्ति गले में जंजीर डाले हुए ये भी किसको करता है? काफूर को भेंट करता है। अब है तीसरा आक्रमण होयसल पर आक्रमण 1310 में मलिक काफूर के नेतृत्व में होता है। यहाँ का शासक वल्लाल थर्ड था। चौथा आक्रमण होता है मदुरा के ऊपर अभियान होता है। कब? 1311 के अंदर काफूर ही करता है। यहाँ पर वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों उत्तराधिकारी युद्ध के लिए लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाकर मदुरा को काफिर खूब लूटता है और यहाँ के रामेश्वर मंदिर को नष्ट कर देता है और इसकी जगह मस्जिद बना देता है। धन प्राप्ति की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का। धन प्राप्ति की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभियान है वो कौन सा अभियान है? मदुरा अभियान। सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी है ये इसके अभियान थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्या थे साहब? अभियान थे। अब अपन बात करते हैं तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी है ये है विश्वासघातियों से काम लेकर उन्हें मारता था उन्हें। इसकी तुलना है
यह है जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है। और निरंकुशता में फ्रांस के लुई 16वें से की जाती है, लुई 14वें से की जाती है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया, प्रथम शासक था। नेक्स्ट है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके प्रशासनिक सुधार वो देखिए आप। प्रशासनिक सुधार हिसाब से प्रशासनिक सुधारों के बारे में अपन बात करें। देखिए प्रशासनिक सुधार, इसका जो वजीर ये था ख्वाजा खातिर। नेक्स्ट है व्यापारियों को नियंत्रण में रखने के लिए इसने बाजार में सुधार किए और एक दीवान ए रियासत नामक विभाग की क्या करी, इसने स्थापना करी। सैन्य सुधार देखें इसके, सैन्य सुधार। तो सैन्य सुधार में सैनिकों को नगद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखी, घोड़ों को दागने की प्रथा है ये शुरू करवाई, सैनिकों का उलिया नोट करवाया, सैनिकों का उलिया है ये नोट करवाया। नेक्स्ट है जिस रजिस्टर में उलिया इनका नोट किया जाता था उसे कहते थे तजकीरा कहा जाता था। सेना का संगठन, सेना संगठन देखिए, तो सेना संगठन है मंगोलों की भांति दशमलव प्रणाली पर सेना का क्या किया, गठन किया। खान एक आदर सूचक उपाधि थी जो आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल के अंदर सुल्तान के बाद प्रमुख पद वाला आदमी हुआ। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार खान पद का निर्माण किया। पहली बार क्या किया था, खान पद का इसने निर्माण किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो विश्वासघातियों से पहले काम लेता था, उसके बाद में उनको मौत के घाट उतार देता था। अलाउद्दीन खिलजी की तुलना बिस्मार्क से की जाती है और निरंकुशता में फ्रांस के लुई 14वें से की जाती है। प्रथम ऐसा शासक था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था और 1311 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्रशासनिक सुधार देखिए, इसका जो वजीर था ये ख्वाजा खातिर था। व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु इसने बाजार में सुधार किए और एक नवीन विभाग की स्थापना की, दीवान ए रियासत। सैन्य सुधार इसने क्या किए, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, यानी एकता प्रथा बंद करवा दी। स्थायी सेना रखनी शुरू की, पहला शासक है जो स्थायी सेना रखना शुरू करता है। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों का उलिया नोट करने की प्रथा शुरू की। जिस रजिस्टर में सैनिकों का उलिया, सैनिकों का विवरण होता था, उस रजिस्टर को क्या कहते थे, तजकीरा कहते थे। सेना का संगठन देखिए, मंगोलों
की भांति इसने सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित किया था। खान जो था ये एक आदर सूचक शब्द होता था, और अलाउद्दीन खिलजी के खान में काल के अंदर सुल्तान के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा हो गया था? खान। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार खान पद का क्या किया था? निर्माण किया था। आगे देखिए भी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे इसके कुछ आर्थिक सुधार हैं। आर्थिक सुधार क्या किए? बाजार के ऊपर नियंत्रण किया, भी बाजार पर नियंत्रण किया इसने। इसकी जानकारी है, ये कहां से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह और इसामी की फुतूह उस सलातीन और इब्न बतूता की रहेला से अपने को इसके बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती। बर्नी क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे में अधिक सेना रखना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बाजार का प्रमुख है, ये होता था शाहना ए मंडी। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत, ये होता था व्यापार वाणिज्य मंत्री। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग की सर्वप्रथम किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बरीद ए मंडी, ये गुप्तचर होता था। मुनहियान, ये बेदिया होता था, गुप्तचर की तरह काम करता था। बाट माप का अधिकारी नजीर होता था। परमिट देने वाला परवाना नवीस होता था। शिष्टाचार लागू करने वाला मुहतसीब होता था। आगे देखिए भी, देखिए बाजार नियंत्रण आर्थिक सुधार देख रहे हैं। इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, इनके आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण थी। जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के खजाइन उन फुतूह, इसामी के फुतूह उस सलातीन और इब्न बतूता के रहेला से अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे के ऊपर अधिक सेना रखना था। नेक्स्ट है जो बाजार का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे साइना ए मंडी। दीवान रियासत जो होता था ये वाणिज्य मंत्री होता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन की जो शुरू की थी ये सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बरीद ए मंडी ये गुप्तचर होता था।
मुहियान बेदिया होता था, बाट व माप का अधिकारी नजीर होता था, परमिट देने वाला परवाना नवीस होता था, और शिष्टाचार का जो अधिकारी होता था ये मुहतसीब होता था। आगे देखिए, ये आर्थिक सुधार की बातें होंगी साहब, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार की बातें। अब देखिए, प्रथम शासक है जिसने बाजार मूल्य है इस पर नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिए, इक्ता का आवंटन बंद करवा दिया था इसने। नेक्स्ट है, खुतों व जमींदारों, ये गांव के अधिकारी होते थे, के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। नेक्स्ट है, भूमि पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। पहला शासक है। नेक्स्ट है, मुसलमानों से उपज का 1/4 और अन्य से उपज का 1/2 भाग है, ये भू राजस्व में लेता था। नेक्स्ट है, खम्स जो है ये लूट का माल होता है, और लूट का माल है यह है हमेशा लूट का माल है यह है इसके अंदर राज्य का 5वां हिस्सा होता है शरीयत कानून के अनुसार। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5वां हिस्सा है यह है स्वयं वसूला। स्वयं क्या किया? किसने वसूला? अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए इसके स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। पहले इसको और देख लेते हैं अपन। देखिए, प्रथम शासक था जिसने बाजार मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया, इक्ता का आवंटन बंद करवा दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया तो बंद करवा दिया, खुद व जमींदारों के अधिकार को निलंबित कर दिया, भूमि की पैमाइश करवाई और पैमाइश के आधार पर लगान वसूल करने वाला पहला शासक है। मुसलमानों से उपज का 1/4 और हिंदुओं से 50% कर लेता था या अन्य गैर मुसलमानों से 50% कर लेता था। खम्स है, ये लूट का माल होता है जिसके अनुसार कि राज्य है इसमें इसका 5वां हिस्सा लेता है और बाकी सैनिकों में बंट जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने 4/5वां हिस्सा है ये स्वयं रखा और बाकी का जो हिस्सा है ये किसको दिया? सेना को दिया। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट बनती है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे देखिए, इसकी जो स्थापत्य है, स्थापत्य में देखेंगे अपन। स्थापत्य में क्या हुआ? मेहराब का आकार नुकीला हो गया तथा घोड़े की नालनुमा आकार हुआ। क्या क्या विशेषता है स्थापत्य में? लाल पत्थर प्लस नक्काशीदार संगमरमर का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है, अलंकरण व सुलेखन व जामितीय तथा अरेबस्क का प्रयोग हुआ। ये इसकी विशेषताएं हैं स्थापत्य की। अब स्थापत्य में किया क्या क्या इसने?
अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाया 1311 में, दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास। भारत में वैज्ञानिक विधि से प्रथम गुंबद बना है। भारत में पहली इमारत है जो केवल इस्लामी पद्धति का प्रयोग, प्रथम इमारत जिसमें इस्लामी पद्धति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, ये जो गुंबद है अलाई दरवाजे के ऊपर बनी हुई गुंबद, प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना है, श्रेष्ठ नमूना है। और सबसे पहले मेहराब प्रणालियों का प्रयोग भी इसमें ही हुआ है। इतिहासकार मार्शल है, ये कहता है अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सुंदर हीरा है, ये कहता है। नेक्स्ट है दूसरा, सीरी नगर बसाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा है हजार खंभों का महल, जिसे हजार सितून महल भी कहते हैं। नेक्स्ट है जियमत खाना मस्जिद, यह है प्रथम मस्जिद है पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर बनी। नेक्स्ट है हौज ए इलाही, इसे हौज ए खास भी कहते हैं। ये तालाब क्या करवाया, निर्माण इसने करवाया। देखिए स्थापत्य में देखें, इसके समय मेहराबों का आकार नुकीला तथा घोड़े की नाल जैसा हो गया। लाल पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर का प्रयोग हुआ। अलंकरण, सुलेख व जामिति तथा अरेबस्क का प्रयोग होने लगा। अलाई दरवाजा बनवाया इसने कुतुब मीनार के पास दिल्ली में 1311 में। यह भारत में वैज्ञानिक विधि से बनाई गई पहली गुंबद है और प्रथम इमारत है जिसमें इस्लामी पद्धति का प्रयोग हुआ है। और ये गुंबद है, ये है प्रारंभ तुर्की कला का क्या है, श्रेष्ठ नमूना है। सबसे पहले मेहराब प्रणाली का प्रयोग भी किसमें हुआ है, अलाई दरवाजे में हुआ है। मार्शल कहता है अलाई दरवाजे के बारे में कि इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, वो कौन सा है, अलाई दरवाजा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का नगर बनाया मंगोलों से सुरक्षा हेतु और इसको राजधानी बनाता है। हजार खंभों का महल बनवाया जिसे हजार सितून कहते हैं। जमियत खाना मस्जिद बनवाई जो पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है। हौज ए इलाही या हौज ए खास बनवाया, यह क्या है, एक तरह का तालाब है। तो ये बातें हो गई अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी है, इसका साहित्य देखें। साहित्य, तो साहित्य में देखेंगे अमीर खुसरो जो है ये प्रमुख है इसके साहित्य में। अमीर खुसरो साहब बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक का साम्राज्य इसने देखा। 8 सुल्तानों का कार्यकाल इसने देखा। इसकी कुछ पुस्तकें हैं, किरान उस
सादेन मिफ्ता उल फुतूह नूह सिपीहर तुगलक नामा आसिका खजाइन उल फुतूह खजाइन उल फुतूह। और ये जो खजाइन उल फुतूह है, यह है अलाउद्दीन खिलजी के 16 वर्ष का इतिहास है, इसमें दिया गया है। और दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों की जानकारी है, ये अपने को किससे मिलती है? खजाइन उल फुतूह से मिलती है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी में देखे साहित्य में देखे अमीर खुसरो बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक यानी सल्तनत कालीन 8 सम्राटों के समकालीन रहता है। किरानू सादेन मिफ्ता उल फुतूह नूह सिपहर तुगलक नामा आशिका और खजाइन फुतूह इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये खजाइन फुतूह के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के 16 वर्ष का इतिहास मिलता है और इसमें दक्षिण भारत के सैन्य अभियान हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो भी शामिल किए गए हैं। किसमें? खजाइन उल फुतूह के अंदर वर्णन किया गया है। तो ये सारी की सारी अपनी बातें थी। ये किसके बारे में बातें थी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है खिलजी वंश का। यहाँ से एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों की बात है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।